हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के इन इलाकों में दोबारा लगेगा लॉकडाउन। 13 जुलाई से सब कुछ होगा बंद। जी हां दोस्तों, इस महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए महाराष्ट्र के पुणे जिले समेत कई इलाकों में एक बार फिर सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। 13 जुलाई से 23 जुलाई तक पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ और ग्रामीण पुणे के कुछ हिस्सों में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। पुणे मंडल के आयुक्त दीपक महसेकर ने पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करते हुए कहा है कि इन इलाकों में 13 जुलाई से 23 जुलाई तक केवल डेयरी और मेडिकल स्टोर, अस्पताल जैसी आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा सब कुछ बंद रहेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत को अमेरिका से मिले लड़ाकू हेलीकॉप्टर, चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एलएसी पर तैनात। जी हां दोस्तों, चीन के साथ सीमा पर तनावपूर्ण गतिरोध के बीच प्रमुख अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने 22 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में से अंतिम 5 हेलीकॉप्टर पिछले महीने भारतीय वायुसेना को सौंप दिए थे। अब यह पूरी फ्लीट वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास प्रमुख हवाई ठिकानों पर तैनात विमानों एवं हेलीकॉप्टरों का हिस्सा बन गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, बोइंग ने कहा है कि उसने सभी 22 अपाचे और 12 चिनूक सैन्य हेलीकॉप्टरों की भारतीय वायुसेना को आपूर्ति पूरी कर दी है और वह भारतीय सशस्त्र बलों की संचालन जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। AH-64E अपाचे दुनिया के सबसे उन्नत बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में से एक है और इसे अमेरिकी सेना द्वारा उड़ाया जाता है। चिनूक एक बहुउद्देशीय वर्टिकल लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जिसका उपयोग मुख्य रूप से सैनिकों, तोपखानों, उपकरण और ईंधन के परिवहन के लिए किया जाता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। नेपाल ने भारतीय न्यूज चैनलों में दूरदर्शन को छोड़कर बाकी सभी को किया बैन। जी हां दोस्तों, नेपाल में दूरदर्शन को छोड़कर बाकी न्यूज चैनलों को बैन कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने गुरुवार को इसकी सूचना दी। उन्होंने कहा है कि ये चैनल हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और हमारे नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच खबर है कि चीनी राजदूत हो यांग की और नेपाल के शीर्ष नेताओं के बीच बैठक का दौर बढ़ता जा रहा है। चीनी राजदूत ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड से मुलाकात की। इससे पहले नेपाली मीडिया के हवाले से पूर्व उप प्रधानमंत्री और एनसीपी के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने भारतीय मीडिया को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार और प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ भारतीय मीडिया ने दुष्प्रचार की सारी हदें पार कर दी हैं। अब ये बहुत हो रहा है, इसे बंद कर देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आखिरकार झुक गया चीन, पूर्वी लद्दाख से सैनिकों को पूरी तरह से पीछे हटाने पर हुआ सहमत। जी हां दोस्तों, भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर शुक्रवार को राजनयिक स्तर की वार्ता की और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति पूरी तरह बहाल करने के लिए क्षेत्र से सैनिकों के पूरी तरह पीछे हटने पर सहमति जताई है। इस तरह लंबे समय से सीमा पर विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे चीन को आखिरकार झुकना ही पड़ा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य प्रणाली की रूपरेखा के तहत वार्ता आयोजित की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय समझौतों तथा प्रोटोकॉल के अनुरूप सीमावर्ती क्षेत्र में अमन चैन पूरी तरह बहाल करने के लिए एलएसी के आसपास सैनिकों के पूरी तरह पीछे हटने की बात दोहराई। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई है कि द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में दीर्घकालीन अमन चैन बनाए रखना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका फिर परमाणु बम बनाने में जुटा। 2 लाख एकड़ में 30 साल से बंद पड़ी फैक्ट्री में होगा निर्माण। जी हां दोस्तों, रूस और चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका एक बार फिर नए सिरे से परमाणु बम बनाने में जुट गया है। आने वाले 10 सालों में इसके औद्योगिक उत्पादन पर करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। ये उत्पादन दक्षिण कैरोलिना में सवाना नदी के तट पर स्थित एक फैक्ट्री में और न्यू मैक्सिको के लॉस एलमोस में होगा।
होगा। अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध के दौरान सवाना नदी की फैक्ट्री अमेरिकी परमाणु हथियारों के लिए ट्रिटियम और प्लेटोनियम का उत्पादन करती थी। 2 लाख एकड़ में फैली इस फैक्ट्री में हजारों लोग काम करते थे। अब यहाँ 3 करोड़ 70 लाख गैलन रेडियो एक्टिव तरल कचरा इकट्ठा हो चुका है। 30 साल बाद अब फिर से यहाँ परमाणु हथियार तैयार किए जाएंगे। अमेरिकी संस्था द नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटीज एडमिनिस्ट्रेशन, जो अमेरिका के ऊर्जा विभाग का ही एक अंग है, यहाँ परमाणु हथियार बनाती है। संस्था का मानना है कि मौजूदा परमाणु हथियार काफी पुराने हो चुके हैं और उन्हें बदलने की जरूरत है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि नई टेक्नोलॉजी कहीं ज्यादा सुरक्षित है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन की मेहरबानी से ओली को मिला 1 हफ्ते का वक्त, 5वीं बार टली बैठक। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने वाली नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक लगातार 5वीं बार फिर टल गई है। इस बार इसे देश में बाढ़ आने की वजहों का हवाला देते हुए 1 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। उधर चीन की राजदूत हो यांग की और नेपाल के शीर्ष नेताओं के बीच बैठकों का दौर बढ़ता जा रहा है। चीनी राजदूत ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड से मुलाकात की थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि ओली को राहत मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, भारत विरोधी टिप्पणियों और कामकाज की शैली को लेकर ओली के इस्तीफे की मांग की जा रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अनुसूचित जाति के किसानों को हरियाणा में मिलेगी 50% सब्सिडी। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में अनुसूचित जाति से आने वाले किसानों को कृषि यंत्र, बैटरी चलित स्प्रे पंप पर 50% सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। जिन लोगों को इसकी जरूरत है वो 10 से 31 जुलाई तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने बताया कि खरीफ फसल को देखते हुए विभाग ने अनुसूचित जाति के किसानों को कृषि यंत्र, बैटरी चलित स्प्रे पर 50% सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। वर्ष 2020-21 के दौरान किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर किसी किसान को इससे जुड़ी अधिक जानकारी चाहिए तो खंड कृषि विकास अधिकारी या जिला कृषि विकास अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। कृषि भवन सेक्टर 20 पंचकुला मुख्यालय के फोन नंबर 017225219000 तथा टोल फ्री नंबर 180018021117 पर भी जानकारी ली जा सकेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पीएनबी ने आरबीआई को दी एक और 3688.58 करोड़ रुपए के फ्रॉड के मामले की जानकारी। जी हां दोस्तों, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक ने गुरुवार को कहा है कि उसने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी कि डीएचएफएल के एनपीए खाते में 3688.58 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के बारे में जानकारी आरबीआई को दे दी है। इससे पहले साल 2018 में बिजनेसमैन नीरव मोदी ने पीएनबी के साथ 15,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया था। पीएनबी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना में डीएचएफएल फ्रॉड की जानकारी दी है। आपको बता दें कि बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई द्वारा तय नियमों के मुताबिक अगर इस तरह के खातों का 4 तिमाही तक रिकवरी नहीं हो पाया तो इसका 100% प्रोविजन करना होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे बैंक के ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा, उनका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन शेयर में गिरावट आ सकती है। ऐसे में निवेशकों को कुछ नुकसान हो सकता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। चीन में बैंकों से उठा ग्राहकों का भरोसा, बड़े पैमाने पर निकाल रहे हैं कैश, सरकार ने लगाया बैन। जी हां दोस्तों, चीन के बैंकों से ग्राहकों ने बड़े पैमाने पर पैसा निकालने शुरू कर दिए हैं। इसको देखते हुए सरकार ने बैंकों से ज्यादा कैश निकालने पर नजर रखने के लिए कहा है। दरअसल चीन में बैंकों पर भारी कर्ज है, ऐसे में ग्राहकों को ये लगने लगा है कि बैंक कभी भी उनका पैसा लेकर भाग सकते हैं। ऐसे में लोग बैंकों से बड़े पैमाने पर पैसा निकाल रहे हैं, जिससे मुश्किल खड़ी हो रही है। खबरों के मुताबिक चीन में कारोबारी और आम लोगों पर बड़े कैश अमाउंट को निकालने के लिए अनुमति लेने की बात कही गई है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के मुताबिक चीन के हिबी प्रोविंस में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह व्यवस्था की गई है। जल्दी इस व्यवस्था को अन्य प्रांतों में भी लागू किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत अगर कोई व्यक्ति 1 लाख से 3 लाख युआन से ज्यादा बैंकों से पैसे निकालता है या कोई कारोबारी 5 लाख युआन बैंक से ज्यादा पैसे निकालता है तो बैंक को इसके बारे में सरकार को तुरंत सूचना देनी होगी।
इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम समाचार का। तो दोस्तों पूर्वी यूपी में भारी बारिश का है रेड अलर्ट। उत्तराखंड और बिहार समेत कई राज्यों में है खतरा। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में आंधी वज्रपात के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अगले 48 घंटे में उत्तराखंड, बिहार और उत्तर पश्चिमी रीजन में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 11 से 12 जुलाई के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान जारी करने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड में भी तेज मानसूनी बारिश के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान और हरियाणा के अलग अलग इलाकों में भी तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। यही नहीं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिणी कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोने के दाम में मामूली इजाफा, चांदी की चमक भी पड़ी फीकी। जी हां दोस्तों, HDFC सिक्योरिटीज ने शुक्रवार के लिए दिल्ली सराफा बाजार के नए रेट्स के बारे में जानकारी दी। पिछले दिन की तुलना में आज सोने की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हुई। हालांकि चांदी की कीमतों में आज गिरावट दर्ज की गई। इसके पहले दोनों कीमती धातुओं के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज सोने चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। चांदी की बात करें तो दिल्ली सराफा बाजार में इसका भाव 352 रुपए प्रति किलोग्राम कम हो गया है, जिससे इसका नया भाव 52,364 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। वहीं सोने के भाव में मामूली बढ़ोतरी देखी गई, जिससे 10 ग्राम सोने का भाव 49,959 रुपए हो गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मुकेश अंबानी बने दुनिया के 7वें सबसे अमीर शख्स। दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे को छोड़ा पीछे। जी हां दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन व प्रबंधक निर्देशक मुकेश अंबानी दुनिया के 7वें सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। मुकेश अंबानी ने नेटवर्थ के मामले में दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे को पीछे छोड़ दिया। फोर्ब्स मैगजीन के रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स से यह जानकारी मिली है। इस इंडेक्स से पता चलता है कि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में $2 अरब का इजाफा हुआ है, जिससे इनकी संपत्ति बढ़कर 70.10 अरब डॉलर हो गई है, जबकि वॉरेन बफे की नेटवर्थ 67.8 अरब डॉलर की है। हाल ही में मुकेश अंबानी के दुनिया के 10 सबसे अमीर शख्स की लिस्ट में शामिल हुए थे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार ने औद्योगिक उत्पादन के जारी किए आंशिक आंकड़े। अप्रैल की तुलना में मई महीने में हुई बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, देश के औद्योगिक उत्पादन में अप्रैल महीने की तुलना में मई महीने में इजाफा हुआ है। देश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मई महीने में 88.4 पर रहा, जो कि अप्रैल में 53.6 पर था। यह दर्शाता है कि लॉकडाउन में ढील के चलते मई महीने में औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आई है। खनन, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मई 2020 महीने के लिए क्रमशः 87, 82.4 और 149.6 पर रहे। सरकार ने इस महामारी के प्रकोप व लॉकडाउन के चलते लगातार दूसरे महीने औद्योगिक उत्पादन के आंशिक आंकड़े जारी किए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। एप्पल और सैमसंग के नए फोनों के साथ नहीं मिलेगा चार्जर, खर्च करने होंगे अलग से पैसे। जी हां दोस्तों, मोबाइल एसेसरीज के बढ़ते दामों को देखते हुए एप्पल और सैमसंग जैसी दिग्गज कंपनियां आने वाले समय में नए स्मार्टफोन के साथ चार्जर नहीं देने का प्लान कर रही हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट की माने तो कंपनी फोन के साथ बॉक्स में मिलने वाले चार्जर को हटाने का फैसला कर रही है। यह खुलासा सैमसंग से जुड़ी जानकारी रखने वाली वेबसाइट सैम मोबाइल ने किया है। अगर इस फैसले पर कंपनी आगे बढ़ती है तो ऐसा पहली बार होगा जब सैमसंग का फोन बिना चार्जर के मिलेगा, और इस दौड़ में एप्पल भी शामिल हो गया है। पिछले कुछ समय से एप्पल आईफोन 12 सीरीज के साथ चार्जर नहीं आएगा ऐसी चर्चा हो रही थी। अगर सैमसंग भी ऐसा करता है तो इस बदलाव में वह अकेला नहीं है। एक नई रिपोर्ट बताती है कि सैमसंग अपने कुछ आगामी एंड्रॉयड फोन के लिए बॉक्स में चार्जर शामिल नहीं करेगा। कोरियन साइट ET न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार सैमसंग लागत को बचाने के लिए अगले साल से अपने स्मार्टफोन से चार्जर हटा देगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। रेडमी का शानदार फोन जल्द होगा भारत में लॉन्च, कंपनी ने जारी किया टीजर। जी हां दोस्तों, Xiaomi भारत में जल्दी अपना स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।
कंपनी ने मोबाइल फोन का टीजर जारी कर इस बात का खुलासा किया है। Redmi Note 9 सीरीज के तहत कंपनी Redmi Note 9 Pro और Redmi Note Pro Max लॉन्च कर चुकी है। Redmi Note 9 इस सीरीज का तीसरा फोन होगा जो भारत में दस्तक देगा। हालांकि कंपनी ने सीधे तौर पर कुछ भी घोषित कर नहीं किया है, लेकिन कंपनी के ट्वीट से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह जल्द ही आने वाला है। Xiaomi इंडिया के एमडी मनु कुमार जैन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस फोन को टीज किया। ट्विटर पर अपने पोस्ट में जैन ने नए डिजाइन का नाम तो नहीं बताया, पर पोस्ट में शेयर की गई तस्वीर से पता लगता है कि यह स्मार्टफोन Redmi Note होगा। इससे पहले माई स्मार्ट प्राइस की एक रिपोर्ट में भी खुलासा किया गया है कि Redmi Note 9 को जुलाई के तीसरे सप्ताह में देश में लॉन्च किया जाएगा। Redmi Note 9 में HD प्लस रेजोल्यूशन वाला 6.53 इंच का IPS पैनल और 13 मेगापिक्सल का कैमरा हो सकता है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।